So now let us see some of the more Supreme Court judgments, NCLT judgments, High Court and NCLT. So we would like to cover all the judgments whatever are remaining today. I have already shared the PPT in the group. Now this is Dharani Sugars and Chemicals case. इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इन धरनी सुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया धरनी सुगर्स has struck down the circular dated February 12, 2018 containing the revised framework for resolution of stress deficits. आपको मालूम है पहले S4 भी एक सर्कुलर चला करता था, इससे पहले आईबीसी वगैरह आने से पहले. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिवाइज्ड सर्कुलर इशू किया आरबीआई ने. उन्होंने ये कहा कि भाई दिस सर्कुलर कंटेन्स द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस डिफिसिट्स, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इट बीइंग अल्ट्रा वायरस सेक्शन 35AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, ये इस केस का क्रक्स है. सेक्शन 35AA पहले देख लेते हैं क्या था. ये सेक्शन 35AA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ये कहता था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2017 टू कन्फर पावर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज द आरबीआई टू गिव डायरेक्शंस टू एनी बैंक और बैंक्स टू इनिशिएट एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आईबीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट. अब इसमें देखिए मेन बात क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट बोला है. तो जो 35AA जो सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, इट गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज द आरबीआई टू गिव डायरेक्शंस, क्योंकि भाई बैंक्स को कौन गवर्न कर रहा है, बैंक को आरबीआई देखता है. ठीक है ना. तो 35AA ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आरबीआई को ऑथराइज कर दे कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे सके. ठीक है जी, बैंक को डायरेक्शंस दे सके किस बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट. ठीक है, क्योंकि आईबीसी लग गया 2016. नाउ दिस आरबीआई सर्कुलर वाज चैलेंज्ड इंटर alia on the basis that section 35AA does not empower the RBI to issue directions for reference to the IBC of all cases without considering specific defaults. क्योंकि यहां पर बात करता 35AA बात करता था स्पेसिफिक डिफॉल्ट की. ठीक है, इन्होंने क्या किया, जनरल शुरू कर दी कहानी कि भाई आप देखो कौन कौन से आईबीसी में आ सकते हैं, किस किस के अगेंस्ट में आप आईबीसी स्टार्ट कर सकते हो. इस तरह से फर्क ये था. तो सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ द आरबीआई. उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि रेगुलेटर है आरबीआई, हम इस बात से इनकार नहीं करते. ठीक है ना. दे हैव गॉट द रेगुलेटरी पावर्स अंडर वेरियस प्रोविजंस इंक्लूडिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द आरबीआई अंडर सेक्शन 35AA, बट इट हैज स्ट्रक डाउन द आरबीआई सर्कुलर एज ए होल. उन्होंने कहा ये लेकिन ये सर्कुलर गलत है ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अल्ट्रा वायरस. ठीक है, सेक्शन 35AA सिंस इट हैज बीन इशूड विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स जनरली. वो कह रहे हैं तुम जनरल रामायण बांचना शुरू कर दी तुमने एज अपोज टू स्पेसिफिक डिफॉल्ट. आप स्पेसिफिक डिफॉल्ट किसी का होता है तो उसमें बैंक को डायरेक्शन इशू कर सकते हो. ठीक है ना. आप देखो स्पेसिफिक डिफॉल्ट है बाय स्पेसिफिक डेटर्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 35AA. ऐसा नहीं कि आप जनरली कहानियां शुरू कर दो. फर्क ये था. तो उन्होंने कहा ये सर्कुलर जो है ना ये ठीक नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट हैज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट ऑल एक्शंस टेकन अंडर द आरबीआई सर्कुलर इंक्लूडिंग इनिशिएशन ऑफ आईबीसी प्रोसीडिंग्स विल फॉल अवे अलोंग विद द आरबीआई सर्कुलर. ठीक है. तो उन्होंने कहा भाई इस आरबीआई सर्कुलर की परसुएंस में जो भी एक्शंस लिए गए हैं इंक्लूडिंग इनिशिएशन ऑफ आईबीसी दे विल फॉल अवे along with the RBI सर्कुलर. क्योंकि ये सर्कुलर ही अल्ट्रा वायरस हो गया तो जो प्रोसीडिंग इस सर्कुलर के कारण ली गई वो भी दे विल आल्सो नॉट स्टैंड. ऑल केसेस इन व्हिच बैंक्स हैव इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अंडर द आईबीसी अगेंस्ट डेटर्स ओनली बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई सर्कुलर विल नॉट सर्वाइव. ठीक है, ये बात. तो क्या इसमें जजमेंट में क्या निकला हमारे सामने, एक तो ये है कि सम ऑफ द की क्वेश्चंस दैट अराइज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर कंसिडर्ड बिलो. पहला तो ये है कि डज द जजमेंट affect the individual cases referred to the IBC by banks in view of specific RBI directions through the RBI's first and second list. ठीक है. तो RBI had identified specific cases of defaults in the first and second list based on certain criteria.
ठीक है. Further, the RBI had already been authorized by the central government to issue directions to any bank to initiate an insolvency resolution process under the IBC in respect of the default by way of this notification. Therefore, the decision in Dharni Sugar will not affect referral of cases to IBC pursuant to the first and second list. ठीक है ना भाई, जो स्पेसिफिक डिफॉल्ट वाली लिस्ट थी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलते रहेंगे. ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है, डज द धरनी शुगर जजमेंट इनवैलिडेट द एंटायर आरबीआई सर्कुलर और ओनली द मैंडेटरी रेफरेंस टू द आईबीसी. ठीक है. Whilst it was possible for the Supreme Court to only invalidate the mandatory reference to the IBC that was stipulated by the RBI, the Supreme Court has struck down the entire RBI circular. उन्होंने कहा भाई सर्कुलर ही जो है इसको ही हम स्ट्रक डाउन करते हैं कि अल्ट्रा वायरस है. Consequently, all the other provisions of RBI circular, including preparing a resolution plan within 180 days from March 1, 2018, state of default, as applicable, the minimum credit rating for an acceptable resolution plan, etc., have been struck down. ठीक है ना. तो पूरे का पूरा सर्कुलर ही इन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया. तीसरा क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि does the Supreme Court judgment come in the way of the RBI's expansive regulatory powers under the Banking Regulation Act? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू आर अ रेगुलेटर, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, वी अपहोल्ड दैट व्यू. ठीक है ना. तो वो तो है ही रेगुलेटर, इसमें कोई शक नहीं. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज upheld the RBI's broad and expansive powers under the Banking Regulation Act for regulation of banks, including powers to issue directions for resolution of stressed assets outside the IBC. ठीक है. और powers to issue directions to bank to initiate an insolvency resolution process under the IBC against specific debtors. तो specific debtors के केस में आप कर सकते हो. तो Dharni Sugar judgment does not hinder the RBI's powers to come up with a resolution framework for stressed assets, except that the RBI cannot give a general direction. ठीक है ना. वो आप एक जनरल डायरेक्शन नहीं दे सकते फॉर मैंडेटरी रेफरेंस टू द आईबीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स जनरली. लार्ज पार्ट्स ऑफ द आरबीआई सर्कुलर कैन बी रीइंट्रोड्यूस्ड एज दे हैव साउंड रेगुलेटरी बेसिस फॉर सच मेजर. ठीक है. तो वो पूरा सर्कुलर तो स्ट्राइक डाउन हो गया भाई, नया सर्कुलर इश्यू कर दो आप. अगला आता है, विल रेजोल्यूशन प्लान्स इंप्लीमेंटेड अंडर द आरबीआई सर्कुलर बी अफेक्टेड? तो ये जो रेजोल्यूशन प्लान है जो इंप्लीमेंट हो गए वो क्या उन पे भी इफेक्ट आएगा? तो सिंस द रेजोल्यूशन प्लान्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड अंडर द आरबीआई सर्कुलर have been largely done on a consensual basis, we believe there is sufficient basis for the consensual resolution plan implemented to be unaffected by the Dharni Sugar judgment. ठीक है. It was not the intent of the Supreme Court to undo consensual actions. ठीक है ना. तो अगर इस टाइप से कोई भी एक्शंस इंप्लीमेंट हुए हैं तो उनमें कोई इशू नहीं आएगा धरनी शुगर की वजह से. क्रक्स क्या है इसका? द क्रक्स ऑफ द धरनी शुगर जजमेंट वाज अगेंस्ट आरबीआई मैंडेटरी रेफरल टू द आईबीसी in respect of debtors generally instead of specific cases of default. ठीक है भाई, स्पेसिफिक केसेस में तो आप एक्शन लोगे ही ना, लेकिन जनरली आप नहीं ले सकते. ये है. Since the resolution plans implemented were consensual, those can continue. Individual cases that have relied on specific measures of the RBI circular will have to rely on the other provisions of the RBI's regulatory framework, including the provisions of the master circular, prudential norms on income recognition and asset classification, and provisions relating to advances, or equivalent provisions in the new framework that will be issued by the RBI. ठीक है. तो ये है. अगला इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि will the judgment impact cases that have been initiated by banks under the IBC between March 1, 2018 and April 2, 2019? भाई 1 मार्च को सर्कुलर आया था, अप्रैल 2 को स्ट्राइक डाउन किया, तो उनकी जजमेंट्स पर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट केसेस व्हिच वर एक मिनट जी. हेलो हेलो. शुभम गुप्ता जी. हाँ हाँ नमस्कार जी. शुभम जी. हाँ बोलिए. हाँ नमस्ते सर. I'm नागेश बाबू from हैदराबाद. हाँ 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 बोलिए बोलिए. I sent to include my name in the list. Okay. For valuation courses, I paid the amount and I sent. Okay. My class is going on. We have already received your payment. Okay, no issues. So your class will start on 7th, na? Okay.
आई एम इन अ क्लास राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर. Okay, kindly include my name, sir. Okay. So will the judgment impact cases that have been initiated by banks under the IBC between March 1, 2018 and April 2, 2019? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो केसेस विच वर इनिशिएटेड ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द आरबीआई सर्कुलर, दे विल नॉट सर्वाइव. ठीक है. However, in cases where the banks have filed the insolvency applications not solely because of the mandatory referral to the IBC requirement as set out under the RBI circular, but in exercise of their respective independent legal right to proceed under the IBC, the same shall not be affected by the Dharani Sugar judgment. बहुत क्लियर है. ठीक है. अगला है, will the old framework which was repealed by the RBI circular, वो जो पहले S4 वाला था, ठीक है ना, the framework for revitalizing distressed assets, the corporate debt restructuring scheme, flexible structuring of existing long-term project loans, the strategic debt restructuring scheme, change in ownership outside SDR, and the scheme for sustainable structuring of stressed assets S4A. ठीक है. collectively the prior regulatory framework, क्या वो सर्वाइव करेगा? क्या वो रिवाइव हो जाएगा? नहीं, वो रिवाइव नहीं होगा. इसमें यह है कि the RBI was within its power to repeal the prior regulatory framework and the same will not revive automatically. ठीक है ना भाई, आरबीआई ने खुद ही उसको रिपील किया तो ऑटोमेटिकली रिवाइवल नहीं होगा अगर ये जो सर्कुलर स्ट्राइक डाउन हो गया. इवन दो द आरबीआई सर्कुलर हैज बीन डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस एंड हैज हैविंग इफेक्ट नो इफेक्टिव लॉ, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर रेजोल्यूशन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है. तो इस सर्कुलर पे भी नहीं हो सकता, पुराने पे भी नहीं हो सकता. इंडिपेंडेंट लीगल ओपिनियन के बेसिस पे अगर कोई केस आईबीसी में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो नया सर्कुलर इशू करो. अब आगे रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड. द आरबीआई हैज बाय वे ऑफ इट्स प्रेस रिलीज, आरबीआई ने फिर ना इसके बाद में एक प्रेस रिलीज इशू किया 4 अप्रैल को. ठीक है. ये जजमेंट कब आया था आपका? 2 अप्रैल को आया था मेरे ख्याल. हाँ, तो 4 अप्रैल को इन्होंने जजमेंट इशू, 4 अप्रैल को ये प्रेस रिलीज इशू किया. उसमें कहा that in light of the Dharani Sugar's judgment, it will take necessary steps, including issuance of a revised circular, as may be necessary for expeditious and effective resolution of stressed assets. ठीक है जी. तो RBI will be expected to quickly put in place a revised framework for resolution of stressed assets, which will be in compliance with the existing legal provisions and the Supreme Court judgment. Bearing in mind that large parts of the RBI circular are founded on the RBI's regulatory powers that are not dependent on Section 35AA. ठीक है. And a large number of cases that are presently under resolution will need to be implemented within the existing regulatory framework. ठीक है. तो ये धरनी शुगर का जजमेंट है, काफी क्लियर है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. अगला देखते हैं, पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. क्या होता है ये सब जो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना मीटिंग, उससे माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. तो बट अब क्या करें, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए. देखिए आपको तो पता है हमारा कोई कमर्शियल एंगल तो इसमें है नहीं, तो हमारा तो हम तो सोचते हैं बीच बीच में हम मीटिंग ओपन करते हैं ताकि और लोग भी आए. बट अब इस तरह से डिस्टर्बेंस होती है तो हम लोग भी फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. क्या करें. पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में क्या हुआ? इन दिस केस व्हाइल डिसमिसिंग द वेरियस पिटिशंस फाइल्ड बाय बिल्डर्स, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ अलॉटीज एज एफसीज. ठीक है. आपको मालूम ही है कि जब ये आईबीसी इनिशियली आया था तो जो अलॉटीज हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इनके बारे में कुछ कंफ्यूजन था. भाई ये ऑपरेशनल क्रेडिटर में ये कवर नहीं होते थे. वो कहते थे भाई इन्होंने कोई, आपने मान लो कहीं फ्लैट के लिए अप्लाई किया तो ना तो आपने कोई गुड्स सप्लाई किए ना कोई सर्विसेज दिए. फाइनेंशियल क्रेडिटर आप नहीं बन सकते क्योंकि आपने कोई लोन थोड़ी दिया उसको, आपने तो मकान के लिए पैसे दिए. तो कहानी इसमें ये आ गई थी, ना इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर में इंक्लूड करते थे, ना इनको ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में इंक्लूड करते थे. और थे बहुत सारे ये लोग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हालत बहुत ज्यादा अच्छी तो थी नहीं. तो इसीलिए फिर अल्टीमेटली ये बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ये कहा कि भाई जो अलॉटी हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय रेरा, वो जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर में आएंगे. ठीक है. ये जजमेंट थी. तो इन दिस केस व्हाइल डिसमिसिंग द वेरियस पिटिशंस फाइल्ड बाय बिल्डर्स, द सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of the status of allottees as FCs. ठीक है. Supreme Court also observed that delays in completing apartments have become a common phenomena. वो कहते हैं भाई ये डिले जो है, जो प्रोजेक्ट्स में डिले होता है, ये तो कॉमन फिनोमेना बन चुका है. And that amounts raised from home buyers contribute significantly to the financing of the construction of such apartments. और जो अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंस तो होम बायर से ही आता है. ठीक है ना. बहुत सारे तो सेल्फ फाइनेंसिंग पर बेस्ड होते हैं.
कई बार ये होता है कि बिल्डर भी पैसे तभी लगाते हैं जब अलॉटीज से पैसे आ जाते हैं. It was important therefore to clarify that home buyers are treated as financial creditors so that they can trigger the IBC under Section 7 and take their rightful place on the COC when it comes to making important decisions on the future of the construction company, which is executing the real estate project in which such home buyers are ultimately to be housed. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा भाई इनका इंपॉर्टेंट रोल है और इनका फाइनेंस काफी लगता है, इनका पैसा काफी लगता है कंस्ट्रक्शन में, तो इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में आना चाहिए. ठीक है भाई. बिल्डर्स को तो ऑब्जेक्शन था ही नेचुरली. ठीक है ना. इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मनी इज रेज्ड फ्रॉम द अलॉटी अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है ना भाई. आप उसको कहते हो जी हम आपको 2 साल में आपको अलॉटमेंट देंगे, पोजेशन देंगे. ठीक है ना. तो मनी इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम अलॉटीज अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी and the amount raised from allottees and real estate projects are subsumed within section 58F even without adverting to the explanation. ठीक है. उन्होंने कहा भाई हम सेक्शन के अंदर ही डाल देते हैं. पहले तो ये था ना 5AF एक्सप्लेनेशन आया था जब ये इनिशियली आया था, तो उन्होंने कहा ये 58F अगर आप देखो तो 58F के अंदर ही इन्होंने उसको डाल दिया है. 58F क्या कहता है? 58F कहता है any amount raised under any other transaction including any forward sale or purchase agreement having the commercial effect of a borrowing. ठीक है. एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दे दिया कि any amount raised from an allotee under a real estate project shall be deemed to be an amount having the commercial effect of a borrowing. तो 58F अगर आप पढ़ोगे तो वहीं पर ये इंक्लूड हो गए. ठीक है. Even this puts beyond doubt the fact that allottees are to be regarded as FCs within section 58F of the IBC. तो यही कहानी, ये मतलब कंट्रोवर्सी हैज बीन पुट एट रेस्ट कि ये जो अलॉटीज हैं इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दे आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक है. सिंपल है. अगला देखते हैं. शिवम वाटर ट्रीटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में क्या था? इसमें ये था कि भाई हाई कोर्ट के ऊपर, जैसे कि हमें मालूम है कि हाई कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन आईबीसी में नहीं है. ठीक है ना भाई. ये आता है कि सिविल कोर्ट्स नॉट टू हैव एनी जुरिस्डिक्शन. 63 ये कहता है. ठीक है. और 62 ये कहता है कि आपको अपील करनी है एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट को. ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन ये उठा, क्वेश्चन ये आया कि हाई कोर्ट में ये डाला कि भाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर बात आई कि भाई आईबीसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट शुड एड्रेस द रिलीफ टू एनी एक्शन बाय द रिस्पोंडेंट्स और एनी ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी. बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अगर हाई कोर्ट की कोई पावर ही नहीं है तो हाई कोर्ट के केसेस कहां से आ जाते हैं. लेकिन इसमें यह है कि यहां पर इसका आंसर दिया गया है कि हाई कोर्ट कैन एड्रेस द रिलीफ टू एनी एक्शन बाय द रिस्पोंडेंट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी. ठीक है. तो वो जो वहां पर जो रिलीफ ग्रांट हुआ एनसीएलटी से वो मिला या नहीं मिला उसको हाई कोर्ट देख सकता है. ठीक है. बट हाई कोर्ट नॉट टू एंटर इनटू डिबेट पर्टेनिंग टू वैलिडिटी ऑफ द आईबीसी. जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट कहना है भाई हमारे ऊपर छोड़ दो, आपको हाई कोर्ट शुड नॉट एंटर इनटू दिस डिबेट. अगला केस इसमें आता है सागर शर्मा एंड अनदर वर्सेस फिनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड. इस केस में क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट reiterated that the date of coming into force of the code is wholly irrelevant for triggering of any limitation period for the purposes of the code. उन्होंने कहा कि ये जो डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स है ऑफ द कोड, जैसे 1 दिसंबर से आ गया, तो ऐसा नहीं है कि भाई 1 दिसंबर से आप 3 साल गिनोगे. ठीक है ना. तो इसमें as Supreme Court reiterated that the date of coming into force of the code is wholly irrelevant for triggering of any limitation period for the purposes of the code. It observed that since applications under Section 7 are petitions filed under the code and do not purport to be an application to enforce any mortgage liability, Article 137 of the Limitation Act would apply to such applications. ठीक है. तो Article 137 इस पे अप्लाई होगा. कल भी हमने इस बात पे डिस्कस किया था. Accordingly, it set aside the judgment under appeal and directed that the matter be determined afresh. ठीक है. तो उन्होंने कहा Article 137 के हिसाब से लगेगा, जो वहां पर Article 62 की बात करता है वो नहीं लगेगा. ठीक है. तो issue before the NCLT was whether the claim of the appellant was barred by limitation. इमूवेबल जो प्रॉपर्टी थी सीडी की, इट वाज मॉर्गेज इन फेवर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर बाय डीड ऑफ मॉर्गेज.
ठीक है ना. देयर आफ्टर बाय एन असाइनमेंट एग्रीमेंट द डेट पेएबल बाय द सीडी वाज असाइंड ऑन 11 सितंबर 2014. तो एनसीएलटी ने क्या कहा था? एनसीएलटी ने कहा कि द फाइनेंशियल क्रेडिटर हैज राइट टू गेट इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड एंड देयर आफ्टर में ट्रांसफर द मॉर्गेज एसेट्स फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन फॉर विच 12 ईयर्स ऑफ लिमिटेशन. ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल 62 जो है, यहाँ पर 61 का रेफरेंस दिया था लेकिन था 62. तो उन्होंने कहा कि भाई मॉर्गेज के इसमें तो लिमिटेशन पीरियड 12 साल की बात करता है. ठीक है ना. For which 12 years of limitation has been prescribed for filing a suit relating to immovable property under Article 61 of Part 5 of the first schedule of the Schedule of Limitation Act. Therefore, we hold that the claim of the first respondent is not barred by limitation. NCLT ने ये कहा था. ठीक है ना. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 137 लगेगा, 3 साल, 12 साल नहीं. ठीक है. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स. इस केस में क्या इशू था? सुप्रीम कोर्ट हैड बाय एन अर्लियर ऑर्डर कैलकुलेटेड दैट ए सर्टेन सम वाज ड्यू फ्रॉम वेरियस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग सम अंडर इंसॉल्वेंसी. भाई उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये भी जो है दे वर अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेन. ठीक है. उनमें से कुछ इंसॉल्वेंसी में आ गई थी. तो सुप्रीम कोर्ट क्वेरीड वेदर ड्यूज अंडर द लाइसेंस कैन बी सेड टू बी ऑपरेशनल ड्यूज. कि ये जो ड्यूज हैं अंडर लाइसेंस, ये क्या इनको भी ऑपरेशनल ड्यूज कहा जा सकता है? इट इज ऑल्सो टू बी एग्जामिन्ड वेदर डेफर्ड डिफॉल्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ ए स्पेक्ट्रम एक्विजिशन कॉस्ट कैन बी डीम्ड एज ऑपरेशनल ड्यूज इन एडिशन टू एजीआर ड्यूज. तो एज पर द रिवाइज्ड रेवेन्यू शेयरिंग regime and the provisions of the Indian Telegraph Act, can the dues be said to be operational dues? एक इसमें ये क्वेश्चन था. एक उसमें ये भी था कि भाई ये तो नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है ना. तो ये जो whether natural resources would be available to use without paying the requisite dues, whether doing so can be wiped off by resorting to the proceedings under the IBC, and comparative dues of the government and secured creditors and bona fides of proceedings are also questions to be considered. कोर्ट ने कहा कि it is appropriate that these questions should first be considered by the NCLT. Let the NCLT consider these aspects and pass a reasoned order after hearing all the parties. तो NCLT को रिमांड बैक कर दिया इस केस में कि भाई इन क्वेश्चंस का आप आंसर दो. पहले एक और केस भी हम पढ़ेंगे इसमें. एक दूसरा केस आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मेटेनर लिमिटेड. इसमें क्या हुआ कि जो कॉर्पोरेट डेटर था ये इट ऑब्जेक्टेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर. उन्होंने कहा भाई ये जो आईआरपी अपॉइंट हुआ है ये तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसका एक्स एम्प्लॉय रहा है 1977 से 2016. ठीक है ना. तो while granting an opportunity to FC to substitute the IRP, ठीक है, the adjudicating authority observed that the proposed IRP is unlikely to act fairly and cannot be expected to be an independent empire. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक अपॉर्चुनिटी दी टू एफसी टू सब्स्टिट्यूट द आईआरपी. ठीक है. और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ऑब्जर्वेशन थी कि जो प्रपोज्ड आईआरपी है इट इज अनलाइकली टू एक्ट फेयरली क्योंकि वो एम्प्लॉय रह चुका है एंड ही कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एन इंडिपेंडेंट एम्पायर. ठीक है. अब एनसीएलटी में क्या? एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी बाय द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिक्वायरिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ आईआरपी. उन्होंने कहा ठीक है बदल दो. While disposing of the appeal, the SC observed, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि merely because a person was in the service of the FC and is getting pension does not disentitle him to act as the IRP. उन्होंने कहा भाई कोई आदमी एम्प्लॉय रह चुका है एफसी का और वहां से उसको पेंशन मिल रही है तो इससे वो जो है उसकी डिसएंटाइटलमेंट नहीं हो जाती. ठीक है. It however noted that the parties have agreed to substitute the IP. उन्होंने कहा भाई देखो पार्टीज ने आपस में एग्री कर लिया है उसको दूसरा बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बदल दो आप. It observed that the substitution of IP shall not reflect adversely upon the integrity of the IP concern. देखिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कहा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये कहा था कि it cannot be expected to be an independent empire. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बदलना चाहो बदल दो लेकिन ये नहीं है कि भाई आप उसकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते आईपी की. ठीक है ना. एंड द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट. और इसको प्रेसिडेंट भी नहीं माना जाएगा. भाई ये नहीं कल को आप दूसरा केस लेके आ जाओ कि जी उसमें एम्प्लॉय था इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया था तो इसको प्रेसिडेंट भी नहीं माना जाएगा. आप बदलना चाहो बदल दो. ये था इसका जजमेंट. बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस हमने पहले ही देख लिए थे, ये कुछ और केसेस थे. ठीक है. अब हाई कोर्ट केसेस देखते हैं.
हाई कोर्ट में क्या था, एक तो श्री मेटेलिक्स एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था, इसमें ये था कि क्वेश्चन ये आया कि सेक्शन 7 जो है इट इज अल्ट्रा वायरस एज इट डज नॉट अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 में एक तो बात यह है कि इवन आपको डिफॉल्ट भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स दो और डिफॉल्ट बताओ, ठीक है ना, मतलब डिस्प्यूट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्यूट हो अनडिस्प्यूटेड हो कोई भी हो, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लग सकती है, ठीक है ना। जैसे सेक्शन 9 की एप्लीकेशन तो लग नहीं सकती ना अगर डिस्प्यूट हो तो, लेकिन सेक्शन 7 की एप्लीकेशन डिस्प्यूट हो तब भी लग सकती है। और उसमें क्या कहा गया है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल असर्टेन द डिफॉल्ट, असर्टेन में ही वो कहते हैं सब कुछ चीजें आ गई, ठीक है। असर्टेन का मतलब ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सब कुछ देख लिया। तो इसमें क्वेश्चन ये उठाया गया था कि सेक्शन 7 जो है अल्ट्रा वायरस है क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कॉर्पोरेट डेटर को। भाई सेक्शन 7 को अगर आप पढ़ो तो उसमें कॉर्पोरेट डेटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या देखना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये देखना है कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट्स पूरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है, बस खत्म, ठीक है। तो इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 424 ऑफ कंपनीज एक्ट इट रिक्वायर्स एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी टू एडhere टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट इज नॉट अल्ट्रा वायरस। सेक्शन 7.4 रिक्वायर्स द एनसीएलटी टू असर्टेन द डिफॉल्ट। भाई सेक्शन 7.4 क्या कहता है, सेक्शन 7.4 आपके सामने होगा, कोड होगा आपके पास, तो देखिए एक बारी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 कहता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall within 14 days of the receipt of the application under subsection 2 ascertain the existence of a default। वो कहते हैं ascertainment में सारा कुछ आ गई चीज, ascertain जो करेगा ascertainment में ही सब कुछ देख लेगा, अगर जरूरत है तो बुला लेगा कॉर्पोरेट डेटर को, अगर नहीं जरूरत तो क्यों बुलाएगा, ठीक है। तो ascertainment जो है इट एम्प्लाइज एग्जामिनेशन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये केस था। एक केस और है कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था, इसमें यह था कि क्राइटेरिया फॉर कंपनीज टू क्वालिफाई एज ए वैल्यूअर, जैसा कि हमें मालूम है कि आईबीसी में क्या करना होता है कि वैल्यूएशन करवानी होती है। अब वैल्यूएशन में क्या है कि आप एक इंडिविजुअल भी वैल्यूअर हो सकता है और एक कंपनी भी वैल्यूअर हो सकती है, लेकिन कंपनी में कुछ बार है कुछ केसेस में, वो क्या है, वो ये है a company is not eligible to be a registered valuer if it is a subsidiary, joint venture or associate of another company or body corporate। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर देखो बिल्कुल डायरेक्ट कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी नहीं, कोई जॉइंट वेंचर नहीं, कोई एसोसिएट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना, उस केस में तो अपॉइंट हो सकती है वैल्यूअर, लेकिन यहां नहीं अपॉइंट हो सकती। A company is not eligible to be a registered valuer if it is a subsidiary, joint venture or associate of another company or body corporate. This restriction impairs the right to carry on trade and business। ऐसा कहा गया है इसमें, ठीक है। भाई हमारा आर्टिकल तो जो है इट अवार्ड्स अस द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है ना। तो ये तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन ट्रेड एंड बिजनेस के अगेंस्ट में है। तो इसमें ये कहा गया कि रूल हैज बीन मेड टू इंट्रोड्यूस हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन वैल्यूएशन इंडस्ट्री। भाई ऐसा है, आपने लेयरिंग कर रखी है, एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप प्रूव नहीं कर पाते, पता ही नहीं चलेगा कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। सीधी सीधी कंपनी होगी तो कंपनी में आप देख लोगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि दिस रूल हैज बीन मेड टू इंट्रोड्यूस हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन वैल्यूएशन इंडस्ट्री। It obviates the possibility of conflict of interest on account of diverging interest of constituent oblique associate entities। अब वो ये है कि भाई जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो उसके एसोसिएट एंटिटीज हैं उनमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा ना। अगर आप इस तरह से लेयरिंग कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एज ए सेपरेट क्लास हैज बीन कार्व्ड आउट। तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसको इधर उधर करने की, ठीक है। इतना सा ही केस था। अल्ट्राटेक वाला केस है, अल्ट्राटेक नाथ द्वारा सीमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान
the Central Goods and Services Tax Department issued several demand notices to the CD. भाई रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हो गया, तो ये जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट था, इन्होंने बहुत सारे डिमांड नोटिस इशू किए कॉर्पोरेट डेटर को ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल oblique COC did not pay entire dues of the department as claimed in the resolution process and they were not heard at the time of approval of resolution plan. इन्होंने कहा भाई ऐसा है, हमने जितने ड्यूज लेने थे सारे नहीं दिए आपने, ठीक है। ये तो हमें मालूम है क्या होता है, ड्यूज को ना दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले के ड्यूज, एक बाद वाले करंट ड्यूज। वो कह रहे भाई आप करंट दे रहे हो, पुराना वाला नहीं दे रहे, आप पूरे पैसे दिए नहीं और आपने हमें सुना भी नहीं एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोड हैज बीन इनेक्टेड टू एंश्योर दैट ए सीडी अंडर डिस्ट्रेस डज नॉट फेड इनटू ऑब्लिवियन एंड कैन बी रिवाइव्ड थ्रू ए रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। इट नोटेड द रेजोल्यूशन प्लान वंस अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन ऑल कंसर्न्ड टू होम द सीडी में बी हैविंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन प्लान जब एक बार इंप्लीमेंट हो जाता है तो सब पर ही वो लागू हो जाता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31 द ओसीज ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये सारे किसमें आते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हैव नो राइट ऑफ ऑडियंस इन द रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। भाई ओसी को तो कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। एचसी further noted that the amount of claim as assessed by the RP in favor of the respondent has already been deposited during the CIRP, ठीक है। उन्होंने कहा जो जितना आरपी ने जो एसेस किया था वो ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट अकॉर्डिंगली सेट असाइड द नोटिसेस इशूड बाय द डिपार्टमेंट एज इलीगल एंड आर्बिट्रेरी विद एन ऑब्जर्वेशन द अथॉरिटी शुड हैव अडॉप्टेड ए प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड इमीडिएटली विथड्रॉन द डिमांड्स रादर देन इंडल्जिंग इन अ टोटली फ्रिवोलस लिटिगेशन। और कहता है आप बेकार का लिटिगेशन कर रहे हो, ठीक है। लॉ पढ़ो पहले क्या लिखा। यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक रिलेटेड इशू और भी आ जाता है। वो रिलेटेड इशू ये है कि कई बार ना उनका सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता। जैसे मान लो जीएसटीएन है, जीएसटीएन में क्या कहता है, वो पहले वाली लायबिलिटी आप पहले क्लियर करो, आप करंट ड्यूज नहीं दे सकते, पुराने ड्यूज क्लियर करना। तो उसमें किसी और भी जजमेंट थी, उसमें ये कहा भाई आप अपना सॉफ्टवेयर अमेंड करो या उनको वैसे पर्सनली अलाउ करो, है कि नहीं। वो आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है कि भाई वो पुराने ड्यूज क्लियर किए बिना नए ड्यूज की पेमेंट अलाउ नहीं करता। यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, द पिटिशनर चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी रिक्वायरिंग ऑल एफसीज टू सबमिट रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अलोंग विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड। अब इसमें यहां पर पिटिशनर ने चैलेंज कर दिया एनसीएलटी का ऑर्डर, जिसमें सारे एफसीज को कहा गया था कि भाई आप रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट लाओ फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है, and requiring the parties to submit such records in respect of applications filed earlier but waiting for admission, ठीक है। तो एनसीएलटी ने कहा भाई ऐसा है कि वहां जो सेक्शन 7 वाली जितनी एप्लीकेशन है, सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो सेक्शन 7 में लिखा है कि रिकॉर्ड ऑफ ये रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्ड, ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन ए, ये मैं पढ़ रहा हूं आपका कोड से। तो ये क्या कहता है, ये कहता है द फाइनेंशियल क्रेडिटर shall along with the application furnish record of the default recorded with the information utility or such other record or evidence of default as may be specified, ठीक है। तो ये कहता है, बाद में तो ये चेंज हो गया, इसमें लिखा और, ठीक है ना, रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। और सब हमें पता ही है एनईएसएल है क्या, एनईएसएल एक रिपोजिटरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, यही इकलौती इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। तो यहाँ क्या होता है, अगर आप एनईएसएल की साइट पे जाओ कभी, तो एनईएसएल की साइट पे आपको ये मिलेगा कि भाई वेरियस बैंक्स हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद एनईएसएल। वो बैंक्स क्या है, पीरियोडिकल बेसिस पे इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं एनईएसएल को कि भाई ये लोग हैं, इन पैन नंबर के अगेंस्ट में जो इन्होंने लोन लिया है, इन्होंने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, ये चार्ज सेटिस्फाई हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर रहती है, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में है, और वो जो एनईएसएल है वो दोबारा काउंटर चेक भी करती है दूसरी पार्टी से भी कि भाई ये बैंक बोल रहा है आपने लोन लिया हुआ है, तो क्या आपने वाकई लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ, वो मेल उनके पास भी आती है, ठीक है। तो विदाउट चेकिंग वो जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को वहां पर नहीं डालते हैं,
तो उस केस में ये है कि और अगर कोई वहां पर अपलोडेड है इंफॉर्मेशन, तो वो जो है एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। तो इस केस में एनसीएलटी ने कहा कि भाई जिन्होंने भी सेक्शन 7 की एप्लीकेशन डाल रखी है, वो सारा अपना रिकॉर्ड लाओ वहां से, एनईएसएल से, ठीक है ना, और जो पुरानी एप्लीकेशन है जो अभी एडमिट नहीं हुई उनके लिए भी लाओ। तो इसको चैलेंज किया गया, ठीक है। तो as regards authorities of the NCLT, so High Court observed, therefore, what becomes clear to me is that while both the NCLT and NCLAT have been conferred with power to regulate their own procedure, ठीक है, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, NCLT या NCLAT, they have been conferred with power to regulate their own procedure, अपनी प्रोसीजर वो रेगुलेट कर सकते हैं। Such use of its power is circumscribed, लेकिन ये पावर यूज इस तरह से नहीं कर सकते, एंड सब्जेक्ट टू इंटर एलिया द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और द आईबीसी 2016, inclusive of any rules regulations made under the IBC by the regulatory body IBPI, ठीक है। Therefore, the powers of the NCLT and NCLAT is limited both by principles of natural justice, ठीक है। वो कहा भाई देखो, आप नेचुरल जस्टिस के हिसाब से करो, आप अपनी जो प्रोसीजर्स है उसको रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन इस तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, ठीक है ना। As regards evidence of that, the High Court of Calcutta observed on a close due diligence of the various provisions above, including Section 7, read with Rule 4 of the Adjudicating Authority Rules 2016 and Form 1 therein, and Regulation 8 of CIRP regulations, observations of the Supreme Court in paragraph 32, it becomes crystal clear that apart from the financial information of the IU, 8 classes of documents can be considered to be sources that evidence a financial debt. उन्होंने कहा भाई 8 और भी तरीके दे रखे हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड तो दे रखा है, उसके अलावा भी 8 अदर क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है ना, जिससे आप फाइनेंशियल डेट का एविडेंस ला सकते हो, ठीक है। तो एज रिगार्ड्स एविडेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड अलोंग विद सेक्शन 7 एप्लीकेशन, हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड 3 कैटेगरीज ऑफ एविडेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड आर एज फॉलोज। वो कहा भाई देखो ऐसा है, 3 तरह के तो यही दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? पहला तो है रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सच अदर रिकॉर्ड, ठीक है। और तीसरा क्या दिया है? एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज में बी स्पेसिफाइड। तो 3 तो यही दे रखे हैं। 3 different categories of documents are available to a financial creditor to proof of default by a corporate debtor। आप कह रहे हो सिर्फ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड लाओ तभी एप्लीकेशन एडमिट करेंगे, जो नहीं उनके लिए भी लाओ, ऐसा ये ठीक नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 8 दे रखे हैं, उनमें से कोई सा भी ले लो आप, ठीक है। एज रिगार्ड्स retrospective effect, High Court observed, therefore any delegatee, let alone the NCLT, not even the IBBI, can make regulations by way of the impugned order or of such nature to make a delegated legislation retrospective under the IBC 2016. Accordingly, the High Court struck down the impugned order to be ultra virus the court, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो ऑर्डर है ये अल्ट्रा वायरस है, ठीक है। एक और केस देखते हैं, टाटा स्टील BSL लिमिटेड एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये था, द ट्रायल कोर्ट took cognizance of the offences punishable under the Companies Act 2013 and the Indian Penal Code 1860 based on a complaint filed by Serious Fraud Investigation Office, ठीक है। The petitioner has submitted that it took over the CD through a resolution plan and section 32A of the code discharges it from the proceedings before the trial court, ठीक है। The High Court said that the CD would not be liable for any offence committed prior to the commencement of the CIR, ठीक है। ये 32A वाला कल भी हमने देखा था। It also clarified that this order will not affect the prosecution of the erstwhile promoters or any of the officers who may be directly responsible for committing the offences। ये तो केस हम कल डिस्कस कर ही चुके थे, ठीक है ना। जोतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस PSL, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि whether the company court while dealing with winding up petitions shall have jurisdiction to stay proceedings before NCLT। ये हमें मालूम है, जैसे IBC आने से पहले जो भी वाइंडिंग अप पिटीशन चलती थी वो क्या चलती थी? वो कंपनी कोर्ट में चलती थी, हाई कोर्ट में चलती थी, ठीक है। अब इसमें ये हुआ कि अगर मान लो कंपनी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है वाइंडिंग अप की, ठीक है, IB से लग गया, अब जो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो यहां आ जाता है, ठीक है। तो क्या NCLT की प्रोसीडिंग को स्टे कर सकता है कंपनी कोर्ट? क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इसमें ये डिसीजन आया कि नहीं, कंपनी कोर्ट जो है अगर NCLT में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको स्टे नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पहले NCLT को हैंडल करने दो, ठीक है। अगर NCLT फेल्स टू रिवाइव या सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान तो कंपनी जज कैन टेक ओवर।
डॉक्टर विद्यासागर वर्सेस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इस केस में ना एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्वेश्चन आया। ये हमें मालूम ही है कि भाई जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो उसको एग्जाम पास करना पड़ता है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद में उसको एनरोल करना पड़ता है आईपीए के साथ में, और फिर उसको रजिस्टर करना पड़ता है विद आईबीबीआई। ठीक है, जब रजिस्टर करने की क्लॉज आती है तो रजिस्टर में क्या है कि एक बात ये भी लिखी है कि ही शुड बी ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन। ठीक है, तो ये जो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है, ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्या है? फिट एंड प्रॉपर पर्सन में ये भाई उसका एक तो क्रेडिट स्टैंडिंग होनी चाहिए, नेटवर्थ वगैरह उसकी सही होनी चाहिए। ठीक है ना, और मान लो अगर उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस केस में क्या हुआ कि जब इस आईपी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया विद आईबीबीआई, तो उसके अगेंस्ट में एक एफआईआर पेंडिंग थी। ठीक है, 206 में पढ़ देता हूं। 206 क्या है? एनरोल्ड एंड रजिस्टर्ड पर्सन्स टू एक्ट एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल रेंडर सर्विसेज एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विदाउट बीइंग एनरोल्ड एज अ मेंबर एंड रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एफआईआर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द आईपी, और कोर्ट इसमें कहा कि इन्होंने कहा भाई, ये जो डॉक्टर विद्यासागर थे इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मेरा तो जैसा डिस्चार्ज ऑर्डर इशू होने वाला है, मेरा तो डिसीजन आने वाला है, तो उन्होंने कहा भाई जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाए तब आप आ जाना। ठीक है, कोर्ट सेड कम टू अस अगेन आफ्टर द डिस्चार्ज एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। ठीक है, क्योंकि आईबीबीआई ने रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया था, तो ये हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई यू कैन कम टू अस अगेन आफ्टर द डिस्चार्ज एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। ठीक है, ये केस था लियो एडिबल्स एंड फैट्स लिमिटेड वर्सेस टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसमें ये था कि एक अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब इसमें कहानी ये आ गई, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट कैन क्लेम प्रायोरिटी इन पेमेंट ओवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये तो हमें मालूम है कि वाटरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं वो लोअर पेडेस्टल पे आते हैं। आईबीसी आने से पहले क्या था, जो दूसरे लॉज से उसमें ये था कि इनकम टैक्स एरियर्स कैन बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, हम इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में पढ़ते थे। लेकिन अब जब आईबीसी आ गया तो आईबीसी की मैंने क्या कहा, आईबीसी ने कहा कि इनकम टैक्स या जो भी ड्यूज हैं गवर्नमेंट के ड्यूज हैं दे आर लोअर इन प्रायोरिटी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई क्रेडिट जो है स्प्रेड होना चाहिए मार्केट में। अगर गवर्नमेंट अपना पैसा पहले लेने के चक्कर में रहेगी, कंपनी को मार दो आप, फायदा क्या है? ठीक है ना, कंपनी को प्रोग्रेस करने दो। अगर कंपनी चलेगी तो आपको भी रेवेन्यू आएगा। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था आईबीसी में। तो इस केस में क्वेश्चन ये आया कि जो अटैचमेंट ऑर्डर है इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट कैन क्लेम एनी प्रायोरिटी इन पेमेंट ओवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? तो इट वाज हेल्ड नो। ठीक है, ये जो सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी इट टॉक्स ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स। ठीक है, हमने लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स पढ़े हैं। ठीक है, व्हिच मे और मे नॉट बी इन द पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। हमने पढ़ा ना लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स में व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। तो उसमें लिखा है व्हिच मे और मे नॉट बी इन द पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो आपने अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी तो अभी भी वो कंपनी की है ना, including but not limited to encumbered assets. So as per section 53(1), the claim of secured creditors will get priority. ये इसका आंसर था। डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट दिल्ली वर्सेस एक्सिस बैंक। इसमें क्या था, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हेल्ड दैट द रेगुलेशंस सच एज द ये जो आरडीबी एक्ट है या सरफेसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और जो कोड है, ठीक है ना, दे मस्ट कोएग्जिस्ट। क्योंकि क्या होता है कई बार ना प्रोसीडिंग्स एक से ज्यादा एक्ट के अंडर चल रही होती है। ठीक है, जैसे आईबीसी में कोई केस है वो सरफेसी में भी चल रहा हो, पहले मान लो कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में भी चल रहा है, ठीक है ना, आरडीपी में भी चल रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो रेगुलेशंस है, ये जितने भी रेगुलेशंस हैं, दे मस्ट कोएग्जिस्ट एंड ईच शैल बी कंस्ट्रूड एंड एनफोर्स्ड हार्मोनियसली विदाउट वन बीइंग इन डेरोगेशन ऑफ द अदर। ठीक है, the high court in that case was dealing with the interplay of prevention of money laundering act with rdb act, surface act and the code. ठीक है, तो after going through the objects and reasons for enactment of the four legislations, the high court noted that all these laws are distinct and operating in different fields. ठीक है, they must coexist with each other and each to be construed and enforced harmoniously
विदाउट वन बीइंग इन डेरोगेशन ऑफ द अदर। ठीक है, तो चारों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाला रूल आपको अप्लाई करना चाहिए। This view taken by the High Court is different from the view taken by the NCLT Mumbai bench. The reasoning that prevailed with the High Court was that the object and purpose of these legislations being very different from each other, there was no overlap, and therefore none of the legislation was a derogation of the other. ठीक है, the views of the two forums being different, the decision of the Supreme Court will aid in interpreting the interplay of these two enactments and ultimately put a quietus to the issue. ठीक है, तो अभी हाई कोर्ट का डिसीजन है, देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। एनसीएलटी के कुछ केसेस देख लेते हैं। एनसीएलटी के केसेस में एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस सिनर्जीज डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये था चैलेंजिंग द असाइनमेंट ऑफ डेट। ठीक है, दो चीजों को चैलेंज किया गया, एक तो असाइनमेंट ऑफ डेट को और दूसरा चैलेंज किया गया मर्जर एंड एमलगमेशन को। ठीक है, ये ऑर्डर आया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, ऑर्डर की डेट थी 2 अगस्त 2017। उस ऑर्डर में क्या था, एनसीएलटी ने अप्रूव किया था रेजोल्यूशन प्लान, उसको चैलेंज कर दिया गया। दो मेजर ग्राउंड से उसमें लिए गए चैलेंज के लिए। क्या क्या, पहला तो ग्राउंड ये लिया गया कि भाई जब ये जो ऑन द ईव ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट रिपील कमिंग इनटू फोर्स ऑन 1 दिसंबर, भाई सीका तो आपका रिपील हो चुका है 1 दिसंबर, जब 1 दिसंबर से ये आईबीसी लग गया, सीका रिपील हो गया, तो सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड रिलेटेड पार्टी ऑफ द सीडी assigned its debt accounting for 78% of voting power to NBFC Millennium Finance Limited on 24 नवंबर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई ये सीका जब रिपील हो गया तो एक रिलेटेड पार्टी थी कॉर्पोरेट डेटर की, उसने क्या किया, उसने अपना डेट असाइन कर दिया। उस डेट की पावर थी 78% टू एनबीएफसी, एक एनबीएफसी को असाइन कर दिया। तो इस असाइनमेंट को चैलेंज किया गया पहले तो। ठीक है, कि भाई आप इस असाइनमेंट का अल्टीरियर मोटिव क्या है, रिड्यूसिंग द वोटिंग शेयर ऑफ द अपेलेंट एंड सच असाइनमेंट वाज इलीगल। ठीक है, कि भाई ये जो है असाइनमेंट जो है इलीगल है, इससे क्या हो रहा है, जो अपेलेंट है उसका वोटिंग शेयर कम हो रहा है। तो एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी ने कहा कि द अपेलेंट डजंट हैव एनी लोकस स्टैंडी टू द क्वेश्चन। ठीक है, those documents in the insolvency proceedings initiated under IB court on a far-fetched argument that they are going to be affected if the rights of Synergy Casting Limited and Millennium Finance Limited are recognized basing on the assignment agreements in question। उन्होंने कहा कि अगर इसमें यह है कि अगर असाइनमेंट एग्रीमेंट को चैलेंज किया गया है, असाइनमेंट ऑफ डेट को, कि भाई इससे वोटिंग पावर जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, and the appellant cannot assume jurisdiction to question the documents in question basing on baseless allegations, apprehensions, etc. In the result, we hereby declare that both Synergy Castings Limited and Millennium Finance Limited were eligible to execute the assignment agreement। अब क्वेश्चन ये है कि भाई असाइनमेंट ऑफ डेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, असाइनमेंट ऑफ डेट तो हो ही सकता है। ठीक है ना, तो असाइनी जो है वो असाइनर की पावर में आ जाता है फिर। तो असाइनमेंट एग्रीमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। They were eligible to execute the assignment agreement in question and all rights flow those agreements to Millennium Finance। जो असाइनी है उसके पास सारे राइट्स फ्लो करेंगे, वोटिंग पावर उसकी बढ़ती है तो बढ़ेगी, क्या दिक्कत है उससे। दूसरा ग्राउंड जो लिया गया उसमें ये कहा गया कि भाई ये जो मर्जर और अमेलगमेशन इसमें प्रपोज किया गया, ये जो मर्जर और अमेलगमेशन है इट इज नॉट परमिसिबल बीइंग वायोलेटिव ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द कोड। ठीक है, it was noted that the resolution plan may provide for merger or consolidation of the CD with one or more persons in terms of regulation 37(1)(c) of the CIRP regulations। तो NCLT ने कहा कि IB code is a code by itself and section 238 it provides overriding effect of it over the provisions of other acts। ठीक है, if any of the provisions of an act is in conflict with the provisions of the IB code, ठीक है, तो इस केस में जो है ये मर्जर और अमेलगमेशन भी जो है परमिसिबल है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा आप ये रेगुलेशन पढ़ो 37(1)(c) ऑफ द CIRP रेगुलेशंस। ये केस था फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अनुज वाजपेयी लिक्विडेटर कंपनी अपील। इस केस में क्या था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल बाय ए सिक्योर्ड क्रेडिटर आउटसाइड द लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, कि हमें मालूम है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर ही सेल करे। ठीक है, वो अपने आप अपना सिक्योरिटी को रियलाइज कर सकता है और सेल कर सकता है।
तो in the context of sale by a secured creditor outside the liquidation process, NCLT held that even if section 52 subsection 4 of the IBC is silent relating to the sale of secured assets to one or other persons, the explanation below section 35(1)(f) makes it clear that the assets cannot be sold to persons who are ineligible under section 29A. उन्होंने कहा ऐसा है कि दो जगह इस सेल की बात हो रही है कि सेल बाय ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, कहता है 52 अगर 4 साइलेंट भी हो कि भाई इनएलिजिबल एप्लीकेंट को सेल हो सकती है या नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो सेक्शन 35(1)(f) के नीचे लिखी गई है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड टू पर्संस हु आर इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। ठीक है, सेक्शन 29 हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनएलिजिबल जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स कौन कौन नहीं बन सकते, तो उनको सेल भी नहीं हो सकती, ऐसा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F कहता है। एक बार देख लेते हैं 35(1)(f), आपके पास कोड है ही, ये मेरे पास कोड है, मैं इसमें से पढ़ता हूं। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, यहां पर भी सेक्शन 52 की बात करता है, टू सेल द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन लिक्विडेशन बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड एक प्रोवाइजो दिया गया है, ये प्रोवाइजो इंसर्टेड है IBC अमेंडमेंट एक्ट 2018 से। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 23/11/2017, ये प्रोहिबिट करता है, प्रोवाइडेड दैट द लिक्विडेटर शैल नॉट सेल द मूवेबल और टू एनी पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए जो इनएलिजिबल है अंडर सेक्शन 29 है, उसको सेल भी नहीं हो सकती। ये क्या कहता है? ये कहता है 35(1)(f). ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 से स्टार्ट होता है, 35(1)(f). तो उसमें ये कहा गया कि भाई ये 35(1)(f) है, यहाँ पर क्लियर है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि assets cannot be sold to persons who are ineligible and that the said provision is applicable not only to the liquidator but also to the secured creditor। उन्होंने कहा कि सिर्फ लिक्विडेटर पर ही अप्लाई नहीं होता, ये जो है एक्चुअली 35 क्या कहता है, 35 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर दे रखी है। तो उन्होंने कहा कि जो 35(1)(f) है, ये सिर्फ लिक्विडेटर पर ही नहीं लगता, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर पर भी लगता है। ठीक है, and the said provision is applicable not only to the liquidator but also to the secured creditor who can opt out of section 53 to realize the claim in terms of section 52(1)(b। ठीक है भाई, ऐसा है, हमें मालूम है जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है उसके पास दो ऑप्शन होती है भाई। सिक्योरिटी तो उसके पास ऑलरेडी है ही, ठीक है ना, या तो उस सिक्योरिटी को बेच करके अपना अमाउंट रिकवर कर ले, या फिर उसको रिलिंक्विश कर ले। रिलिंक्विश कर ले तो 53 में आ जाएगा वो, ठीक है ना, यही है। तो हु कैन ऑप्ट आउट ऑफ सेक्शन 53 टू रियलाइज द क्लेम इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 52(1)(b। ठीक है, read with section 52(4) of the IBC. If it comes to the notice of the liquidator that a secured creditor intends to sell the assets to person who are अगर लिक्विडेटर को ये पता चलता है कि ये ऐसे आदमी को बेचना चाह रहा है जो इनएलिजिबल है, ठीक है, अंडर 29 है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 52(1)(b। ठीक है, तो 52(1)(b) के अंडर में लिक्विडेटर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, ये पहले बताया था मैंने, तो क्या होता है, लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं इस अमाउंट पर बेचना चाहता हूं, इस बंदे को बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर उसको पता चलता है ये इनएलिजिबल है तो उसको रिफ्यूज कर सकता है लिक्विडेटर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मोजर बियर कर्मचारी यूनियन एंड अदर, इस केस में क्या हुआ, इसमें यह था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर हेल्ड दैट प्रोविडेंट फंड ड्यूज, पेंशन फंड ड्यूज एंड ग्रेचुटी फंड ड्यूज कैन नॉट बी पार्ट। थोड़ा सा आज लेट चला लेंगे क्योंकि देर से शुरू हुआ, 8:30 तक चलाते हैं इसको। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय एंड एनीवे मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो बाद में भी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं जो लोग जल्दी जाना चाहेंगे तो थोड़ा सा, लेकिन इसको कोशिश करते हैं, कवर पता नहीं हो पाएगा नहीं आज, देखते हैं। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर हेल्ड that provident fund dues, pension fund dues and gratuity fund dues cannot be part of section 53 of the code। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भाई जो पीएफ ड्यूज हैं, जो पेंशन फंड ड्यूज हैं और जो ग्रेचुटी फंड ड्यूज हैं, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द कोड।
A financial creditor filed an appeal on the ground that workman dues have the same meaning as assigned to in section 326 of the Companies Act, ठीक है, which includes PF, pension and gratuity fund, ठीक है. तो NCLT ने क्या कहा? NCLT held in terms of subsection 4A, subsection 3 of section 36, as all sums due to any workman or employee from the provident fund, pension fund and gratuity fund do not form part of the liquidation assets of the corporate debtor, the question of distribution of the provident fund or pension fund or gratuity fund in order of priority and within such period as prescribed under section 53(1) does not rise. उन्होंने कहा कि ये जो sums due हैं to any workman or employee, ठीक है ना, they do not form part of the liquidation assets of the corporate, क्योंकि उसके है ही नहीं. एक्चुअली क्या होता है भाई, एक एम्प्लॉयर ने पीएफ का पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसने ग्रेच्युटी का पैसा इकट्ठा कर रखा है, वो तो उसका पैसा, वो उसकी लिक्विडेशन एस्टेट एसेट है ही नहीं, उसको बांट ही नहीं सकता, वो तो दूसरे के बिहाफ पर होल्ड कर रहा है, वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है ना. तो ये 53 में एंटर करेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है ना. The issuer was as to whether the amount due to workmen of the CD in liquidation towards their provident fund, pension fund and gratuity fund should be paid to the workers by the liquidator outside the distribution mechanism, ठीक है. भाई इन्होंने कहा कि इसको बाहर बांटना पड़ेगा या 53 के हिसाब से बांटना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये था. और whether such assets form part of the liquidation estate under section 53, in which case it would be distributed as per section 53. It was argued by the workmen that these amounts did not form part of the liquidation. ये liquidation estate का पार्ट ही नहीं है. भाई तो हमारा पैसा तुमने रख रखा है, तुम्हारा पैसा थोड़ी, कंपनी का पैसा थोड़ी है, वो कंपनी का है ही नहीं. The adjudicating authority held that the provident fund, pension fund dues and gratuity fund, they cannot be part of the estate as per section 53. NFC filed an appeal against the order of the adjudicating authority. तो NCLT ने it examined the meaning of liquidation estate. उन्होंने कहा कि हम लिक्विडेशन एस्टेट का मीनिंग देख लेते हैं अंडर सेक्शन 36, ठीक है. और इसमें ये कहा गया कि इट हेल्ड दैट इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 4, सबसेक्शन A, सबसेक्शन 3, all sums due to any workman or employee from the provident fund, the pension fund and the gratuity fund should not be included in the liquidation estate, ठीक है. तो आपको वो यूज ही नहीं करनी है फॉर रिकवरी इन द लिक्विडेशन, ठीक है ना. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं राइज होता. एज द लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स ऑफ द सीडी रेड विद सेक्शन डू नॉट इंक्लूड एनी सम ड्यू टू एनी वर्कमैन, ठीक है ना. वो वहां पर ही दे रखा है लिक्विडेशन एस्टेट की. अगर आप एसेट्स की डेफिनेशन देखो 36 देख लो आप, 30 ये है यहाँ. मैंने वैसे वो जो चार्ट बनाया था ना आपको, लिक्विडेशन एस्टेट का एक चार्ट बना के दे रखा है सेक्शन वाइज कवरेज में, वहां पर भी दे रखा है कि ये उसमें इंक्लूड ही नहीं होते, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड. ये तो एम्प्लॉय का पैसा है, ये कंपनी का पैसा है ही नहीं, ठीक है ना. अगला देखते हैं एससी सेकरन वर्सेस अमित गुप्ता. इस केस में क्या हुआ, ये सेक्शन 40 के ऊपर का केस था. तो इसमें ये कहा गया कि एनसीएलटी रिकमेंडेड लिक्विडेशन सिंस देयर वाज नो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैड विथड्रॉन देयर ऑफर, ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी हेल्ड दैट व्हाइल लिक्विडेटिंग द लिक्विडेटर शैल टेक स्टेप्स अंडर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेक्शन 230 इज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन क्रेडिटर्स एंड द कंपनी, ठीक है. It ensures that the company has a chance to save itself from insolvency or liquidation by doing a deal with at least majority of creditors. तो ये इसमें ऐसा होता है कि कई बार ना, जैसे कंपनी के केस में क्या होता है, जैसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स वगैरह हम उसमें पढ़ेंगे ये कंपनीज एक्ट में. तो उस केस में क्या होता है कि जो कंपनी जो है वो एक सेटलमेंट कर सकती है अपने क्रेडिटर्स के साथ में, ठीक है. भाई कंपनी अगर पैसे नहीं दे पा रही तो क्रेडिटर्स के साथ में जो है वो सेटलमेंट कर सकती है. ये कहां पर आता है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में आता है एज पर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट. मैं सामने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, मैं 230 खोलता हूं एक बारी, सेक्शन 230. तो 230 क्या कहता है, बियोलॉजी 230 कहता है पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, ठीक है. ये कॉम्प्रोमाइज की बात करता है. तो उन्होंने कहा कि भाई वहां पर आप 230 में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो, उससे क्या होगा, आप इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन से बच जाओगे, ठीक है. ये है एनसीएलटी ने लिक्विडेशन रिकमेंड किया था
क्योंकि कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो आया नहीं था, तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आया था उसने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो एनसीएलटी ने कहा भाई जजमेंट तो ठीक है एनसीएलटी की, ये कहा कि भाई आप जो है लिक्विडेटर को कहा भाई आप सेक्शन 230 को भी एक्सप्लोर कर लो, अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्रेडिटर्स के साथ में एज पर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो आप उसको देख लो, उससे क्या है लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी से आप बच जाओगे। अगला केस इसमें आता है इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस प्राइडको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके ये ऐसा 8:30 तक चलाते हैं, 8:30 के बाद में फिर डिस्कशन के लिए खोल देंगे सेक्शन 8 एंड 9। इसमें ये था the issue in this case was whether before submitting application under section 9 giving notice under section 8 is essential and whether application can be rejected on this ground। ठीक है, तो ऑपरेशन क्रेडिटर admitted that before submitting application he did not give notice under section 8। इस केस में हुआ क्या था, आईबीसी आने से पहले ये केस चल रहा था, तो जो उन्होंने जो जैसे 271 में भी आपको नोटिस देना होता है, तो उन्होंने जो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने उसने माना कि भाई ऐसा है मैंने 271 का तो नोटिस दिया था, लेकिन जब मैंने आईबीसी में सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन डाली उससे पहले मैंने सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया। ठीक है, तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 8 इज एसेंशियल, तो सेक्शन 8 का नोटिस तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया तो ये प्रोसीडिंग वैलिड नहीं है। ठीक है, एंड योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड। Anil Goyal, liquidator appointed in respect of Versonal Spath versus Deputy Director, Directorate of Enforcement, Delhi। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ the liquidator filed an application under section 60 subsection 5 and 32A of the IBC seeking permission to sell the assets of the CD that were attached by the Directorate of Enforcement। लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 एंड 32A। ठीक है, कि भाई सीकिंग परमिशन टू सेल द एसेट्स दैट वर अटैच्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने ऑब्जेक्ट किया इसको 3 ग्राउंड्स पे। क्या क्या कहा, पहला तो ये कहा कि एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 32A कैन बी मेड ओनली आफ्टर लिक्विडेशन प्रोसेस इज ओवर और अ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड। ठीक है, उन्होंने कहा भाई या तो लिक्विडेशन प्रोसेस ओवर हो जाए या रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, तभी जो है एप्लीकेशन आप दे सकते हो अंडर सेक्शन 32A। दूसरा, an application under section 32A can be filed only by the successful resolution applicant, ठीक है, and not the liquidator। तीसरा, the rights of the parties had already been crystallized through proceedings before the Prevention of Money Laundering Act Appellate Authority, ठीक है, and then subsequent changes in law insertion of section 32A would not take away such right। उन्होंने कहा कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये 2002 में आ गया, आप ये 32A बाद में लाए हो। ठीक है, it would not take away such rights which had attained finality। उनका भाई एपेलेट अथॉरिटी का डिसीजन हो चुका है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसमें ऑब्जर्व्ड दैट सेक्शन 32A स्पेसिफिकली डील्स विद प्रिवेंटिंग इंसॉल्वेंसी वेयर अ कंपनी गोज इनटू सीआईआरपी और लिक्विडेशन प्रोसेस। उन्होंने कहा कि सेक्शन 32A इज आल्सो एप्लीकेबल टू द एसेट्स ऑफ द सीडी अंडरगोइंग लिक्विडेशन एंड दैट अ लिक्विडेटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन लाइक द वन इन हैंड। तो उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं है कि भाई जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ही एप्लीकेशन फाइल कर, लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 32A। इट फर्दर हेल्ड दैट अ लिक्विडेटर कैन प्रोसीड विद द सेल ऑफ द एसेट्स इवन इफ दे आर अंडर अटैचमेंट। उनका भी अटैचमेंट है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एपेलेट अथॉरिटी का भी डिसीजन है, उसके बावजूद भी लिक्विडेटर कैन प्रोसीड विद सेल ऑफ द एसेट्स। ठीक है, टू कंटिन्यू द टाइम बाउंड प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन अंडर आईबीसी and upon completion of the sale proceeding the buyer can take appropriate steps to release the attachment। ठीक है, तो बायर जो है बाद में अटैचमेंट छुड़वाने के लिए फिर जो भी प्रोसीडिंग फाइल करेगा, मतलब वो अटैचमेंट भी हट जाएगी। अगला केसेस में आता है लिबर्टी हाउस ग्रुप वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान्स सबमिटेड बाय द अपेलेंट इन द सीआईआरपीज ऑफ 2 सीडीज। ठीक है, एक तो थी आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड, एक थी जियोन स्टील लिमिटेड। ठीक है, एज अपेलेंट फेल्ड टू इंप्लीमेंट रेजोल्यूशन प्लान्स, ठीक है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैंसल्ड द रेजोल्यूशन प्लान्स। अब इन्होंने कहा भाई ये जो अपेलेंट है, जो लिबर्टी हाउस है, इट हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैंसल्ड द रेजोल्यूशन प्लान, पास्ड ऑर्डर्स ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, ये होता है कि भाई अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव भी हो जाए लेकिन उसके बाद में अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो तो उस केस में क्या होता है कि फिर लिक्विडेशन ऑर्डर हो जाता है।
ठीक है ना। तो इस केस में भी ये हुआ कि इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं रेजोल्यूशन प्लान, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेजोल्यूशन प्लान को कैंसिल कर दिया और लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया विद डायरेक्शन टू द लिक्विडेट द CD एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है। While appeal in the matter was pending, the appellant filed an affidavit to allow it to comply with the resolution plan and to set aside the order of liquidation of both the CDs. ठीक है। अब जब ये अपील इसमें पेंडिंग थी तो appellant ने क्या किया, एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि मिलॉर्ड मुझको अलाउ किया जाए कि टू कंप्लाई विद द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है। और आप ये लिक्विडेशन ऑर्डर को सेट असाइड कर दो। ठीक है। नोटिंग दैट द appellant has implemented both the resolution plan, the NCLT by order set aside the liquidation. तो NCLT ने क्या किया, NCLT ने वो जो लिक्विडेशन वाला ऑर्डर था जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया था उसको सेट असाइड कर दिया कि भाई ये जो appellant है, जो लिबर्टी हाउस है, इसने दोनों प्लान्स को इंप्लीमेंट कर दिया, है ना। It directed that the said order be served on IBBI to withdraw complaints if any before the special judge. ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई अगर कोई कंप्लेंट है तो इसका जो ऑर्डर है इसको कॉपी IBBI को भी भेज जाए। NCLT वाले कुछ केसेस देख लेते हैं। NCLT वाले केसेस जो हैं आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कल इसको देख लेते हैं थोड़ा, है ना। ये मैंने सारा इसमें दे रखा है। चलो इस पहला केस कर लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि कॉर्पोरेशन बैंक वर्सेस एमटेक ऑटो लिमिटेड, इसमें भी लिबर्टी हाउस इन्वॉल्व था। ये केस था सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 3 का। तो सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 हमने यहाँ पर लिख दिया पूरा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि क्या होता है, जब भी किसी केस लॉ में कोई सेक्शन का रेफरेंस आए ना, तो आपको क्या करना है, उस सेक्शन को निकाल के दोबारा पढ़ना है। ठीक है ना। तो सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 74 सबसेक्शन 3, सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 कहता है कि भाई किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो NCLT शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन और डिस्पोज ऑफ। NCLT की जुरिसडिक्शन की बात करता है। ठीक है भाई, कोई भी एप्लीकेशन या प्रोसीडिंग है बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर या कॉर्पोरेट पर्सन, एनी क्लेम, एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज, ये NCLT की जुरिसडिक्शन की बात करता है, सेक्शन 60 सबसेक्शन 5। ठीक है। फिर सेक्शन 74 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 74 सबसेक्शन 3 कहता है कि जो where the corporate debtor, any of its officers or creditors or any person on whom the approved resolution plan is binding, ठीक है, तो जिस पर भी जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका, जो बाइंडिंग है अंडर सेक्शन 31, जो उसको नोइंगली या विलफुली कंट्रावीन करता है या ऐसी किसी कंट्रावेंशन में एबेट करता है, तो वो जो कॉर्पोरेट डेटर है, ऑफिसर है, क्रेडिटर है या जो पर्सन है, ही विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड टू 5, तो 1 साल से 5 साल तक की सजा है या फाइन है। ठीक है, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक या दोनों। ठीक है, ये 74 सबसेक्शन 3 कहता है, कॉन्ट्रावेंशन की बात करता है। 60 सबसेक्शन 5 जो है NCLT की पावर की बात करता है। 2 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आए थे इस केस में, एक तो था लिबर्टी हाउस ग्रुप और एक था डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स। ठीक है, डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स इट ओनली बैकट्रैक्ड बिकॉज़ देयर वर सम बेटर अमाउंट ऑफ बिड ऑफर्ड बाय LHG। जो लिबर्टी हाउस ग्रुप थे उसने कुछ बेटर अमाउंट ऑफर कर दिया। ठीक है, तो सिंस अब लिबर्टी हाउस ने क्या किया, लिबर्टी हाउस ने कंप्लाई नहीं किया विद द कंडीशंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, तो NCLT ने COC को अलाउ कर दिया टू डिस्कस द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय दिस डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स ओनली बाय एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम कैलकुलेटिंग 270 डेज, क्योंकि 180 प्लस 90 डेज का पीरियड होता है। ठीक है ना, उससे एक्सीड हो गया तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड जो लॉस हो जाता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जो है कोई फ्रेश एप्लीकेशन आप कंसिडर मत करो, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या जो RP है, इट कैन कंप्लेन टू IBBI और सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ द लिबर्टी हाउस ग्रुप। इसमें क्या हुआ, लिबर्टी हाउस ग्रुप ने पहले एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, उसमें कहा था मैं ये बैंक गारंटी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर बाद में उसने कहा कि भाई ऐसा है, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं था, इनके तो बहुत जगह प्रोजेक्ट्स हैं, उन साइट पे विजिट करना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा। फिर वो परफॉर्मेंस गारंटी का भी इशू आया, तो उस केस में ये हुआ कि मतलब जो उसने प्रॉमिस किया था ना लिबर्टी हाउस ग्रुप ने, उसको पूरा नहीं किया। ठीक है, तो NCLT ने कहा कि भाई आप जो डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स है उसको आप कंसिडर कर लो,
और अगर ये 270 डेज आपके पार हो चुके हैं तो जो टाइम आपका वेस्ट हुआ आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जहां तक लिबर्टी हाउस ग्रुप की बात है, भाई वो उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है ना, तो उसके लिए आप आईबीआई को कंप्लेंट करो या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेंट करो। ये था खाली, ठीक है। ये स्टर्लिंग एसईजेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अब इसको देखो पूरा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, अभी इसे यहीं स्टॉप करते हैं और